नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. इन क्लासेस में जो वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द एंटायर फाउंडेशन कोर्स इंक्लूडिंग ऑल द बुक्स, इंक्लूडिंग all the details, whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. मीन्स इन वीडियोस को आपने सिर्फ इतना करना है, सीक्वेंस में देखना है, प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से देखना है। सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे आपको, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, बीएनएस, बीएनएसएस, इन सब की प्लेलिस्ट आपको सीक्वेंस में मिलेगी। इन प्लेलिस्ट को देख करके आपने यू हैव टू टेक द कोचिंग फ्रॉम द स्क्रैच। फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक आपने करना है। उन्हीं वीडियोस में आपको गाइड किया गया है कि किस तरीके से आप किसी को कोई सा पर्टिकुलर प्रोविजन, सेक्शन, सब सेक्शन उसको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है क्या, मेंस के लिए पढ़ना है क्या, और उसके किस तरीके से नोट्स करने चाहिए, कैसे आपको रिवीजन करना चाहिए। इन्हीं वीडियोस में डिटेल में गाइडेंस आपको मिलेगी। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये ना समझें कि यूट्यूब में फ्री में दिया गया है तो फिर ऐसे ही होगा। ये वो प्रोफेशनल कोर्स है जिसके लिए हम लोग अच्छी खासी हाई फीस लेते आए हैं स्टूडेंट से, लेकिन एक टाइम आता है इंसान को समाज के लिए भी करना चाहिए, और उसी इंटेंशन के साथ में वी आर प्रोवाइडिंग यू द एंटायर कोर्स फ्री थ्रू द यूट्यूब चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी। तो प्लीज हर वीडियो की जो थंबनेल है उसको देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका सब्जेक्ट क्या होने वाला है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको एक लेक्चर में कवर नहीं किया सकता, तो उसमें लेक्चर नंबर 1, 2, 3 सीक्वेंस से मिलेगा। प्लीज उस तरीके से देख लीजिएगा, और नोट्स आपको अपडेटेड मिलेंगे, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नोट्स का जो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। चलिए साहब, आज का टॉपिक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का टॉपिक है अपना रिव्यू। ठीक, दिस इज रिव्यू। दिस टॉपिक इज व्हाट रिव्यू। सेक्शन है आपका 114 एंड ऑर्डर इज 47। द टॉपिक ऑफ रिव्यू लिख लीजिए फटाफट। The topic of review is very very important for your prelims, very very important for your mains, and also very very important for your interview. This topic of review is very important for all the stages of your exams. 114 order 47 टॉपिक का नाम है रिव्यू। प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, आपकी मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, और आपकी व्यक्तित्व परीक्षण के टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑल 3 स्टेजेस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड वेरी वेरी टेक्निकल ऑल्सो। और जब मैं मेंस के लिए इंपॉर्टेंट कहता हूं तो मैं अगर भूल भी जाऊं कहना, तो आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि इट मीन्स व्हाट, यू नीड टू लर्न द प्रोविजंस, दैट सेक्शन वर्बेटम मतलब शब्दशः। जो टॉपिक, जो आपका सेक्शन या कोई प्रोविजन वो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप कोशिश कीजिए उसको वर्बेटम याद कर लेंगे। उससे फिर कुछ छूटने की संभावनाएं थोड़ी कम हो जाएंगी आपकी, है कि नहीं है। तो इस तरीके से आपको रिव्यू को याद करना है। और कैसे क्वेश्चन आएगा, इतना याद कर लीजिए बस, राइट शॉर्ट नोट इन योर मेंस में ये टॉपिक आएगा आपका शॉर्ट नोट के रूप में। लॉन्ग क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत कम है, या फिर इट कैन बी आस्क्ड इन योर डीजेएस और इन योर हरियाणा लाइक द टेक्निकल एग्जाम्स इन द फॉर्म ऑफ सब टेक्निकल प्रॉब्लम्स, कि whether review is maintainable in the given circumstances or not. जो they will give you certain kind of facts, and in that case they can ask you whether in this case the application of review is maintainable or not. So this is all about the background of the topic of review. What I said, important for your prelims, mains and interview. What I said कि technical problems can be asked in your mains, and what I said that a question may be asked in the form of short notes in your mains examinations. In the judicial examinations, mains like UP, Uttarakhand, MP, like that, they can ask you direct questions including Bihar, Jharkhand, etc. कि write short note on the review. In the technical exams like Punjab, Haryana, DJS, they can give you a technical problem and they can ask whether review is maintainable in this case or not, application of review is maintainable or not. So I believe कि इतनी बात आपको समझ में आई होगी। बैकग्राउंड इज रेडी फॉर यू, हाँ या ना बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं अपन लोग।
कम ऑन। सो दिस इज सेक्शन 114 जो हमने करना है अभी। सी दिस, इसको ऐसे पढ़िए। अब देखिए, दिस इज व्हाट सेक्शन 114। पहले अपन लोग बेरेक की लैंग्वेज समझ लेते हैं, देन आई विल एक्सप्लेन यू वन बाय वन की एग्जैक्टली है क्या क्या नहीं है। सेक्शन 114 को तो पढ़ना ही हम लोगों ने, इसके साथ साथ आप लोगों को एक पढ़ना पड़ेगा ये, दिस इज व्हाट। पहले हम चलते हैं यहां से ऑर्डर, इसके रिव्यू को सेक्शन 114 पर आने से पहले, बिफोर जंपिंग टू द सेक्शन 114 और द ऑर्डर 47, यू शुड गो टू द ऑर्डर 20 रूल 3। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस। यहीं से वो बैकग्राउंड निकलेगा एग्जैक्टली है क्या ये। देखिए, प्लीज गो टू ऑर्डर 20 रूल 3, व्हाट इज दिस, एंड यू रीड द लैंग्वेज। दिस इज ऑर्डर 20 रूल 3। व्हाट इट सेड, it says the judgment shall be dated, the judgment shall be dated and signed by the judge in open court at the time of pronouncing it. This is what order 20 rule, order 20 rule 3. It said what? The judgment shall be dated, judgment shall be signed at the time of pronouncing, and once signed, it shall not afterwards be altered or added to, save as provided by section 152 oral review. What is this? Section 114 पर आने का ये बैकग्राउंड क्रिएट कर रहा हूं मैं। ऑर्डर 20 रूल 3 क्या कहता है कि जजमेंट के बारे में बात करता है कि whenever the court pronouncing a judgment, what is the formality, this judgment shall be signed, dated and signed in the open court। कि जज साहब को उस जजमेंट को डेटेड करना पड़ेगा, डेट लिखनी पड़ेगी, उसको साइन करना पड़ेगा, और वो भी सबके सामने करने पड़ेंगे कि आई हैव रिटन दिस जजमेंट at the time of pronouncing. When he will be pronouncing the judgment, he will have to sign it, he will have to date it. और जैसे ही, this line is very important, and once it is signed, जैसे ही वो judgment sign हुआ, this becomes out of the control of the court। अब इस पर कोर्ट का कोई कंट्रोल नहीं रहा, in the sense now court cannot alter it, nothing can be added to such judgment, nothing can be taken out of that judgment, it is beyond control of the court in that sense। it shall not, please read this again, क्या कह रहा है ये, once signed, एक बार साइन अगर हो गए जजमेंट पर, है ना, it shall not afterwards be altered or added to, इस जजमेंट में कोई अल्टरेशन नहीं होगी, कोई चेंज नहीं होगा, एंड सेकेंडली इसमें कुछ भी एड ऑन नहीं किया जाएगा। एक्सेप्शंस कहां पर है, दैट मे बी एज पर द सेक्शन 152 और एज पर द प्रोविजंस ऑन रिव्यू। तो प्लीज लेट मी नो ये इतनी बात समझ में आपको आई या नहीं आई, हाँ है ना, बताइए। So basically you will see order 20 rule 3 provides for the general rule, and general rule is this, once the judgment is signed and pronounced by the court, it becomes functions officio, ceases to have control over the matter and has no jurisdiction to alter it। court becomes functions officio, ये लाइन याद कर लेना, कोर्ट बिकम्स फंक्शंस ऑफिशियो, कि जैसे ही कोर्ट ने उस पर साइन किए, जज ने साइन किए जजमेंट पर, इट बिकम्स फंक्शंस ऑफिशियो, मींस नाउ इट सीजेस टू हैव कंट्रोल ओवर द मैटर। अब उस सब्जेक्ट मैटर पर, उस केस पर जज का कंट्रोल, कोर्ट का कंट्रोल खत्म हो गया। कोर्ट हैज नो जुरिस्डिक्शन टू अल्टर इट। अब कोर्ट उसमें कोई गलती नहीं कर सकती। अब कोई मैथमेटिकल एरर हो गई हो, कोई क्लरिकल एरर हो गया, उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं सेक्शन 152 सीपी से।
otherwise you have no control. तो this is the general rule provided under order 20 rule 3. ये रूल याद रखना, सारे रूल याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल रूल 3 याद कर लीजिए अभी है। तो इतनी बात समझ में आ गई आपको जनरल रूल? हाँ या ना बताइए। ठीक है, चलिए ये बात आपको समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब है क्या, हम कैसे रिलेट कर रहे हैं? अब प्लीज गो टू द मीनिंग ऑफ रिव्यू देन नाउ। व्हाट डू यू मीन बाय द रिव्यू मीनिंग? समझने की कोशिश करना, रिव्यू का मीनिंग क्या है। रिव्यू मीन्स होता है, रिव्यू मीन्स रिकंसिडर और टू लुक अगेन or to re-examine. This is the general meaning of the review. It means what? Reconsider means किसी भी मैटर को रिकंसिडर करना, पुनः उसकी तरफ देखना, उसको री-एग्जामिन करना, और लीगली स्पीकिंग हम इसको बोलते हैं इट इज द जुडिशियल री-एग्जामिनेशन ऑफ द केस बाय द सेम कोर्ट एंड बाय द सेम जज। व्हाट इज दिस? अब यहां पर आपको थोड़ा सा टेक्निकल होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, देयर इज अ केस बिटवीन ए एंड बी, देयर इज अ केस बिटवीन ए एंड बी, एंड दिस कोर्ट, द मैटर वाज पेंडिंग इन द कोर्ट C1. C1 कोर्ट में ये मैटर पेंडिंग था बिटवीन ए एंड बी, and C1 has pronounced a judgment, or you can say decree or order, and this is what we say decree D1. So court C1 has pronounced a decree D1. The case was between A and B. तो naturally क्या होगा? If it is against B, then B will go in अपील में जाएगा, ये है कि नहीं है? ये हुआ अपीलेट प्रोसीजर। ये कोर्ट, सेकंड कोर्ट में जाएंगे, ही विल गो इनटू कोर्ट, हायर कोर्ट, दूसरी कोर्ट में जाएंगे जो कि इससे हायर पेडिस्टल पर है, दूसरे नंबर पर कोर्ट आएगी, वहां पर जो उसकी अपीलेट कोर्ट है वहां पर जाकर अपील करेंगे और कहेंगे कि जो डिक्री है D1 है, इट इज नॉट एज पर लॉ, बाकी नहीं है। लेकिन जो रिव्यू, ये बात किसकी हुई? अपील की हुई। तो अपील में क्या होता है? अपील में भी री एग्जामिनेशन होता है, अपील में भी री एग्जामिनेशन है, जो बात कही गई है उसमें रिकंसिडरेशन है। उसको द अपीलेट कोर्ट विल रिकंसिडर दैट मैटर, सेम सब्जेक्ट मैटर विल बी रिव्यूड बाय दैट कोर्ट, बट वो कहां से जा रहा है? वो अपीलेट कोर्ट कर रही है वो। तो रिव्यू में क्या होता है? रिव्यू भी जुडिशियल री एग्जामिनेशन है, लेकिन कौन करेगा? वही कोर्ट, जिस कोर्ट ने यानी कि C1 अगर उसको रिव्यू करे, जो जजमेंट यानी कि जो डिक्री D1 C1 ने पास की है, अगर कोर्ट C1 ही उसी मैटर को, अपने जजमेंट को रीलुक करे, री एग्जामिन करे, समझ रहे हैं हम? इट विल बी कॉल्ड जुडिशियल री एग्जामिनेशन बाय होम? by the same court, by the same judge. उसी कोर्ट के द्वारा, उसी जज के द्वारा अपने ही पास किए गए जजमेंट को दोबारा देखना, पुनरावलोकन करना, उसको हम बोलते हैं रिव्यू। प्लीज लेट मी नो रिव्यू का मीनिंग आपको समझ में आया या नहीं। तो रिव्यू का मीनिंग समझ में आएगा, देन आई विल कनेक्ट इट विद द रूल 3 ऑर्डर 20। प्लीज कम ऑन। रिव्यू का मीनिंग समझ में आया नहीं आया? मैंने अभी तक आपको 2 पॉइंट समझाए हैं। तो अभी तक हम लोगों ने 2 पॉइंट डिस्कस किए। एक हुआ जनरल रूल, दिस इज ऑर्डर 20 रूल 3 जनरल रूल। जनरल रूल, इसमें क्या कहा गया कि इफ द जजमेंट इज साइंड इट बिकम्स आउट ऑफ jurisdiction, fine, and then there is a concept of review. It says what?
री एग्जामिनेशन बाय सेम जज। सेम जज का मतलब जिसने साइन किए थे पहले उस पर। सो बेसिकली अब आप समझे स्क्रीन पर, तो बेसिकली रिव्यू का जो प्रोसीजर है दैट इज एन एक्सेप्शन टू द जनरल रूल गिवन अंडर रूल 3 ऑर्डर 20। रूल 3 ऑर्डर 20 में जो सामान्य नियम दिया गया है कि आफ्टर साइनिंग ऑफ द जजमेंट इट इज आउट ऑफ द जुरिस्डिक्शन, बट इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस द सेम कोर्ट, द सेम जज कैन रिव्यू, कैन रीलुक इनटू द मैटर कि व्हाट इज द फॉल्ट इन द केस। उस केस में, उस डिसीजन में कहां कमी रह गई, क्यों कमी रह गई, एंड अगेन उन मिस्टेक्स को करेक्ट किया जा सकता है। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं रिव्यू। और इसीलिए ये लाइन है, अब आपको इस लाइन को पढ़ाना चाह रहा था मैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है। दिस वाज द लाइन, दिस प्लीज दिस, ये लाइन है, आपके काम की लाइन है। द प्रोविजन रिलेटिंग टू द रिव्यू, अगर ये क्वेश्चन में आ गया तो बहुत दिक्कत आ जाती है आप लोगों को, अब नहीं आएगी। द प्रोविजन रिलेटिंग टू रिव्यू constitutes an exception to the general rule that once judgment is signed and pronounced by the court it becomes functus officio। तो एक ये जो कॉन्सेप्ट है, कौन सा, किसका कॉन्सेप्ट, रिव्यू का कॉन्सेप्ट। रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो एक्सेप्शन है, वो अपवाद है। अपवाद है किसका, सामान्य नियम का। तो द प्रोविजन रिलेटिंग टू द रिव्यू इज एन एक्सेप्शन टू द जनरल रूल। व्हाट इज द जनरल रूल कि वंस द जजमेंट इज साइंड, वंस द जजमेंट साइंड द कोर्ट हैज नो जुरिस्डिक्शन टू अल्टर इट। फिर कोर्ट उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते इफ इट हैज बीन साइंड एंड प्रोनाउंस्ड। बट अकॉर्डिंग टू रिव्यू अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस इट कैन बी डन, इट कैन बी रिव्यूड दो इट हैज गॉन आउट ऑफ द जुरिस्डिक्शन, बट अगेन इसको खींच के लाया जा सकता है, नो इट कैन बी रिव्यूड। तो देर आर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, तो वो कौन से हालात हैं, वो कौन से लिमिटेशंस हैं, उसका जिक्र आपके सामने होगा। दैट इज व्हाट द सेक्शन 114 एंड ऑर्डर 47। दीज टू प्रोविजंस डील्स विद द सर्कमस्टेंसेस, दीज टू प्रोविजंस डील्स विद द लिमिटेशंस विद इन विच the right of review can be exercised, and in the order 47 you need not to read all the rules, you just need to focus on the rule 1. So order 47 rule 1 and read with section 114, this forms the complete code relating to the concept of review। review के जो संकल्पना है, जो concept है, उसके संबंध में धारा 114 ऑर्डर 47 नियम 1, ये कुल मिलाकर के एक साथ पढ़ेंगे तो जो टोटल लॉ है रिलेटिंग टू इंपॉर्टेंट लॉ है, अदरवाइज तो 47 में बहुत कुछ है, दैट कंप्लीट कोड हो जाती है। तो आई बिलीव कि आपको समझ में आया होगा। बस यहां तक मैं पूछता हूं आप लोगों से, फिर हम लोग प्रोविजंस पढ़ेंगे डिटेल। दिस इज सेक्शन 114 देन प्लीज सी दिस, द वेरी फर्स्ट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं थोड़ा सा अच्छा करता हूं आपके लिए इसको, एक मिनट। दिस इज सेक्शन 114 एंड दिस इज द इनिशियल लाइन, प्लीज सी दिस। सब्जेक्ट टू अफोरसेड, दिस इज सेक्शन 114, सेक्शन 114 रिव्यू। सब्जेक्ट एज अफोरसेड, यानी कि इससे पहले सेक्शन 114, देखिए कभी भी अगर आप बेरेक्ट पढ़ रहे हैं आप, तो यू कैन नॉट इग्नोर इवन ए सिंगल फ्रेज। एक एक फ्रेज इंपॉर्टेंट होता है एविडेंस इसमें, किसी भी एक्ट में, बेरेक्ट में, तो आपको फोकस करना चाहिए कि ये क्यों लिखा गया। सब्जेक्ट एज अफोरसेड मींस उपरोक्त जो नियम आए हैं बेसिकली 96 से यहां तक के, इनके अधीन रहते हुए इसको पढ़ा जाएगा। सब्जेक्ट एज अफोरसेड क्या, a person considering himself aggrieved, please see this, ये आपका बेरेक्ट लैंग्वेज है। any person, who is this person, any person considering himself aggrieved may apply for review of judgment to the court। ये ध्यान रखिएगा, समझिए इसको, इतना समझने की कोशिश करो कि पहली बात हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं इसको, समझ रहे हैं आप ये।
मे अप्लाई फॉर ए रिव्यू ऑफ जजमेंट टू द कोर्ट, कौन सी कोर्ट, विच पासिस द डिक्री और मेड द ऑर्डर एंड द कोर्ट में मेक सच ऑर्डर देयर ओन एज इट थिंक्स फिट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू सी द फर्स्ट फ्रेज ओनली। इसमें जो बात है ये कि हु इज गोइंग टू फाइल एन एप्लीकेशन फॉर द रिव्यू, यू प्लीज सी दिस। इसी को इतना फोकस करते हैं पहले, ये दिस इज, देखिए इसको ऐसे पढ़ेंगे आप लोग, देन आपकी जो क्लैरिटी है वो जबरदस्त हो गई। अब देखिए, एनी पर्सन कंसिडरिंग हिमसेल्फ एग्रीव्ड मे अप्लाई फॉर ए रिव्यू ऑफ द जजमेंट टू द कोर्ट सब्जेक्ट एज अफोरसेड। हाँ या ना बताइए। अभी आपको समझ आ रही बात कि 114 में जो बेसिक लाइन आई है कि वो कौन सा व्यक्ति है, हु इज कंसिडरिंग हिमसेल्फ एग्रीव्ड, जो अपने आप को पीड़ित समझता है, वह व्यक्ति रिव्यू के लिए अप्लाई कर सकता है। तो दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से क्या क्वेश्चन निकल के बनेगा आपके लिए, इन प्रीलिम्स कौन सा बनेगा, हु कैन अप्लाई फॉर द रिव्यू, who is the person who can reply for the review, and from here itself you will come to the conclusion that in the entire language of this bare act, this is not, court cannot suo motu review the, कोर्ट स्वयं रिव्यू नहीं कर सकती है। the case the judgment can be, the decree or order can be reviewed only on the application of the person who is considering himself aggrieved, जो अपने आप को पीड़ित मान रहा है कि I am the victim of this order, I am the victim of this decree, then he will have to apply before the court for review of the judgment। तो लेट मी नो ये बात समझ में आई नहीं आई। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, बताइए। कम ऑन, आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन, हु कैन अप्लाई फॉर द रिव्यू, हु कैन अप्लाई फॉर द रिव्यू, कम ऑन आंसर इट, यू सी दिस। Now he is considering himself to be aggrieved, ये समझिए अब ये। Now again very important things आने वाली हैं आपके सामने, देखिए। Considering himself aggrieved of what? By a decree or order from which an appeal is allowed but from which no appeal has been preferred, this is the first ground, first condition। कब कब अपील ये है, these are the conditions you can say when you can file the review। आप रिव्यू कब कब कर सकते हैं, it is not in every case, it is not in every case you can go for the appeal। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी रिप्लाई में चलेंगे। अभी तक हमने क्या सीखा, रिव्यू कैन बी ओनली ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द पर्सन एग्रीव्ड, उस व्यक्ति की, जो व्यक्ति पीड़ित समझ रहा है अपने को, उसी की दरखास्त पर, उसी की रिक्वेस्ट पर रिव्यू हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, ये कौन सा केस है, इन विच अपील इज अलाउड, एन अपील इज अलाउड बट फ्रॉम विच नो अपील हैज बीन प्रेफर्ड, अपील करी नहीं गई है, अपील हैज बीन प्रेफर्ड, sorry, appeal has been allowed, it means what, this order is appealable। आप अपील में जा सकते थे लेकिन आपने अपील नहीं की है, नंबर 1। नंबर 2, दिस इज द केस ऑफ व्हेन नो अपील इज अलाउड बाय दिस कोर्ट, कि अपील बनती ही नहीं है उस मामले में। तो ये दो मामले आए कि व्हाट आर द ग्राउंड्स, व्हाट आर द कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड, what are the conditions to be fulfilled for the review, in what kind of matters। अदरवाइज आप ऐसे कह सकते हैं, कौन से मामले ऐसे हैं जब रिव्यू फाइल किया जा सकता है, रिव्यू की एप्लीकेशन मूव कर दी जा सकती है। तो पहला मैटर कौन सा है, अपील से रिलेटेड हो गया। व्हाट इज दिस, अपील। ऐसे करते हैं, देखिए कॉपी कर सकते हैं क्या, छोड़िए। अपील, एक है नो अपील, अपील है ही नहीं, यहां पर अपील है बट नोट
प्रोफर्ड, अपील में गए नहीं आप. एंड थर्ड ग्राउंड इज व्हाट, थर्ड इज व्हाट, बाय डिसीजन ऑन रेफरेंस फॉर कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस. तो 3 है बाय डिसीजन ऑन ए रेफरेंस फ्रॉम द कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस. जब कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस को रेफरेंस भेजती है तो उस मैटर पर रिव्यू के लिए. तो बेसिकली अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हेन द रिव्यू विल लाई, रिव्यू वो कहां लाई करेगा, उन मैटर्स में लाई करेगा कि वेदर. अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, चलिए आपको आया नहीं आया. माई क्वेश्चन इज, इन ए मैटर अपील कैन बी प्रेफर्ड, अपील कैन बी प्रेफर्ड बट नो अपील हैज बीन प्रेफर्ड, नो अपील हैज बीन फाइल्ड. तो वेदर यू कैन फाइल रिव्यू और नॉट. एक ऐसा केस है जिसमें अपील हो सकती है, अपील का राइट मिलता है आपको, बट यू डिड नॉट वेंट इन, रिव्यू हो सकता है, वेरी गुड. वेदर देयर कैन बी एन अपील, वेदर देयर कैन बी एन अपील इन द मैटर व्हेन देयर इज, सॉरी, वेदर देयर कैन बी रिव्यू व्हेन नो अपील लाइज. जब नो अपील, कोई नो अपील हो ही नहीं सकती इसमें. तो ये 2 मैटर हो गए, ध्यान कर लेंगे आप गिरीश. फाइन. सो डोंट फॉरगेट दीज थिंग्स. तो ये हुआ आपका नो अपील, अपील राइट. मैं दोबारा पढ़ता हूं, देखिए. ही इज द पर्सन, इसका रोना क्या है, ही इज द पर्सन, ही इज एग्रीव्ड, रो रहा है, पीड़ित है. व्हाई? बिकॉज ऑफ ए डिक्री और ऑर्डर. फाइन. किसमें? फ्रॉम विच एन अपील अलाउड, अपील इज अलाउड बट नो अपील इज प्रेफर्ड. ये फर्स्ट सिचुएशन हुई. सेकंड सिचुएशन ये हुई कि नो अपील इज अलाउड बाय दिस कोर्ट, ये सेकंड सिचुएशन हुई. एंड थर्ड सर्कमस्टेंस इज दिस, दैट बाय ए डिसीजन ऑन ए रेफरेंस फ्रॉम द कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस. इसके रेफरेंस, वैसे बहुत डिटेल में जाइए, इन तीनों बातों की इतना समझ लीजिए बस ये. ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आई बात कि कब कब हो सकता है. सर स्मॉल कॉजेज वाला पॉइंट एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए अंजलि ढिगरा. हम लोगों ने रेफरेंस पढ़ा था अभी सेक्शन, इस पहली क्लास में सेक्शन, ये जो पॉइंट है रेफरेंस फ्रॉम द कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज. तो वी हैव रेड सेक्शन 113. तो व्हेन द कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस, व्हेन द कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस CSC, it passes an order of reference, then you can file, you can go for the review. इसके उसमें रिव्यू में आप जा सकते हैं. आर यू गेटिंग पॉइंट और नॉट? इसके जब ये कोर्ट रेफरेंस का ऑर्डर पास करती है, देन यू कैन आस्क फॉर द रिव्यू अंडर सेक्शन 114. यू गॉट इट अंजलि और नॉट? बात समझ में आ गई? सो अपील बनती है. अब पहला मैटर क्या हुआ 114 में, देयर वाज दिस वाज द केस ऑफ अपील, बट आपने अपील नहीं फाइल की. या दूसरा, अपील अलाउड ही नहीं थी उस केस में. और तीसरी स्थिति थी यहां पर ये. अब ये बात आई, अब ये पढ़िए फिर ये पैराग्राफ जरा, नेक्स्ट पार्ट 114 का. देखिए बेरट को ऐसा पढ़ना चाहिए आप लोगों ने, एंड आई बिलीव कि ऐसा पढ़ना शुरू कर चुके होंगे आप लोग. अब इसको हम लोग अब ये पढ़िए. may apply for review of the judgment to the court, to the court. कौन सी कोर्ट? which passes the decree or made the order. please focus on these lines, please say this. ये जो मैं अभी अनसर्कल करूंगा इसको पढ़ना. to the court which passes the decree or made the order. So now he will apply for the review to the court. उस कोर्ट के लिए सामने रिव्यू के लिए पिटिशन लगाई जाएगी, एप्लीकेशन. कौन सी कोर्ट? which passes the decree or made the order. जिसने वो डिक्री पास की है, जिसने वो ऑर्डर पास किया है. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो नाउ क्वेश्चन इज दिस, राइट डाउन द क्वेश्चन प्लीज. प्लीज से क्वेश्चन लिखिए. The application of review, application of review, application of review is moved before the court, is moved before the court. Option A, option A, High Court. Option B, option B,
कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, ऑप्शन सी द कोर्ट विच passes the decree or made the order, the court which passes the decree or made the order, and option fourth in any of the above, in any of the above. तो आंसर इज व्हाट? अलका कुमारी, बताइए क्या आंसर है? आंसर इज सी. सो इन योर प्रीलिम्स एग्जाम, इन योर प्रीलिम्स एग्जाम इट कैन बी आस्क्ड. अब क्वेश्चन देखिए, ये हो गया आपका सेक्शन 114 को मैंने समझाने की कोशिश की है. यहां से अभी मैंने एक एक पॉइंट को समझा दिया. अब मैं इसको एक बार पूरे के पूरे को इसको मिला के एक बार ढंग से आपको इसको वैसे समझाता हूं तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा आपका, है ना. ये देखिए क्वेश्चन कहां का, अब समझ गए सारी बातें ना. अब आपको फोकस करना, फाइनल फोकस करना है आप लोगों ने, क्वेश्चन कहां कहां से बनते हैं इसमें. So I will take you to the screen now and you please focus on the screen and देखना कहां कहां से क्वेश्चन बनते हैं. समझा मैंने सब दिया आप लोगों को. अब 114 को समझिए. दिस इज subject as aforesaid, any person considering himself aggrieved, please highlight this portion. You will get the question in your prelims, P for prelims. The question will come right that who can file, who may apply for the review. He is the person who may apply for the review, and this is what any person considering himself aggrieved. And second question यहां से बनेगा court can't suo moto डॉट, यानी कि कोर्ट सुओ मोटो रिव्यू नहीं कर सकती है. कोर्ट कैन नॉट रिव्यू इट्स जजमेंट सुओ मोटो. ये सेकंड क्वेश्चन प्रीलिम्स का यहां से बनेगा बिकॉज ऑफ दिस लाइन. ठीक, एक बात. नाउ ही इज एग्रीव्ड बाय विच डिक्री, बाय विच कोर्ट, बाय विच मैटर, बाय डिक्री इन विच अपील इज अलाउड बट नो अपील हैज बीन प्रेफर्ड. यहां से क्वेश्चन बनेगा नो अपील इज अलाउड, यहां से क्वेश्चन बनेगा. एंड थर्ड ऑन द रेफरेंस फ्रॉम कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज, यहां से क्वेश्चन बनेगा. एंड नाउ ये क्वेश्चन कैसे बनेगा? आई राइट, आई डिक्टेट इन विच आउट ऑफ फॉलोइंग, in which out of following matters review is maintainable. रिव्यू मेंटेनेबल है. ऑप्शन ए अपील अलाउड but not preferred. Appeal not allowed. Third, C, referenced by court of small causes. D, all of the above. अब बताइए, मैं डिक्टेट भी करने के साथ लिख भी दिया यहां पर, तो आंसर इज डी. तो आई बिलीव कि अब आपको ये समझ में आना शुरू होगा. यू मस्ट बी गेटिंग द आइडिया कि व्हाई दीज ऑल लाइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. सो कैन यू स्किप एनी ऑफ द लाइन? नो, यू प्लीज राइट डाउन ए क्वेश्चन ऑफ योर मेंस. मेंस में कैसे क्वेश्चन है वो भी लिख लीजिए. मेंस का क्वेश्चन लिख लीजिए, देन यू विल लेट मी नो. चलिए पहले वाली बात पूरी करता हूं मैं. तो यहां से क्वेश्चन बनेगा आपका, मैंने बताया, मैं समअप कर रहा था. Next question will come from like this: may apply to review of the judgment to the court. To which court? The court which passes the decree or made the order. I have dictated the question from this part that to which court review lies. ठीक? And then court, what the court will do? The court may make such order their own as it thinks fit. It means court may. It is the discretion of the court that review can be entertained or the application of review can be dismissed by the court. So court can allow the review or court can say no, review is not maintainable, the court will not review. Court may make such order their own as it thinks fit. यानी कि आपने रिव्यू के लिए कहा, you are the person aggrieved
एंड देन कोर्ट सेड ओके यस, हम लोग सुनेंगे इसको, एंड देन जजमेंट कैन बी रिव्यूड, कैन बी अल्टर्ड, ये सब काम हो सकते हैं फिर इफ द कोर्ट इज कन्विंस्ड देयरविद। तो मेरे ख्याल से अब आपको 114 का कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आया होगा। तो लेट मी नो अभी कुछ रह गया ऐसा। अब मैं मेन सा क्वेश्चन लिखवाता हूं आपको, देखिए अभी व्हाट डू यू मीन बाय रिव्यू व्हेन रिव्यू इज मेंटेनेबल। समझे इस तरीके से। तो आपको तीनों पॉइंट्स को रटने पड़ेंगे, हाँ है ना, ये आइडिया लगा आपको। यू विल हैव टू राइट, यू शुड नो द मीनिंग ऑफ रिव्यू, मीनिंग ऑफ रिव्यू आना चाहिए आपको, और वो तीन बातें पानी चाहिए आपको कि कब कब रिव्यू लाई करता है। नाउ यू विल हैव टू गो टू ऑर्डर 47 रूल 1। ऑर्डर 47 दिस इज 47 rule review, this is review, fine. Now please go to the this is rule 1। देखिए you will see the language of 114 and this rule 1 is very similar, तो don't get confused। यहां के जो वर्ड्स थे सब्जेक्ट एज अफोरसेड, समझे, तो यहां से आप कनेक्ट करेंगे रूल 47 को। अब आगे बढ़िए, एनी पर्सन कंसिडरिंग हिमसेल्फ एग्रीव्ड, ये ध्यान में, ये आपकी 114 की लाइनें हैं। मे अप्लाई फॉर रिव्यू ऑफ जजमेंट टू द कोर्ट, ये सब आ गया। अब इसके आगे आइए, देखिए अभी क्या है ये क्या कहता है, ये है आपका रूल 1। आपका बेरेट भी देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। एनी पर्सन कंसिडरिंग हिमसेल्फ एग्रीव्ड, एनी पर्सन कंसिडरिंग हिमसेल्फ एग्रीव्ड किसके द्वारा, बाय ए डिक्री और ऑर्डर फ्रॉम विच अपील इज अलाउड बाय दिस कोर्ट बट नो अपील हैज बीन प्रेफर्ड, ये आप लोग पढ़ चुके। बाय डिक्री और ऑर्डर फ्रॉम विच नो अपील इज अलाउड, ये पढ़ चुके। बाय डिसीजन ऑन रेफरेंस फ्रॉम द कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस, ये बात आपके 114 में भी है और रूल 1 में भी है। इसको मैं इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं आपको, हाँ या ना बताइए, इतना समझ आ रही नहीं आ रही आपको कि क्यों मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, ठीक है। दिस इज 1 एग्रीड बाय, दोनों ही बातें वही हैं सेम, ए बी सी। एंड हु फ्रॉम द डिस्कवरी ऑफ न्यू एंड इंपॉर्टेंट मैटर और एविडेंस विच आफ्टर द एक्सरसाइज ऑफ ड्यू डिलिजेंस वाज नॉट विद इन हिज नॉलेज or could not be produced by him at the time when the decree was passed or order was made, or on account of some mistake or error apparent on the face of the record or for any other sufficient reasons desires to obtain a review of the decree or the order may apply for the review to the court which passed it। अब समझे, अब आप कहोगे ये क्या हुआ। देखो मैं आपको कहानी समझाता हूं एक, इसीलिए आप अब एक कहानी सुनिए, है ना। पहले भी सुन चुके होंगे हो सकता है, क्योंकि कई बार चीज रिपीटेशन होती है, मैं भी कहां से लाऊं, नहीं, लेकिन यहां पर बन सकती है वो। जैसे फॉर एग्जाम्पल लक्ष्मी शर्मा मैडम इज ए हैबिचुअल विटनेस, यू नो, you go to her, you give her money and you can say कि प्लीज बी ए विटनेस इन माई केस, आपको मेरे केस में गवाही देनी है। इसका मतलब क्या है, इनको पैसे दीजिए और ये किसी भी केस में गवाह बन सकते हैं। फाइन, दिस इज द सिचुएशन। सो एक केस ऐसी फिल्म थी, अमिताभ बच्चन उसमें ऐसी गवाह बनता था, उसको पैसे दो और गवाह के रूप में
गवाह के रूप में इसको खड़ा कर दीजिए। तो कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट में गवाही चल रही है, आइडेंटिफिकेशन पर है कि क्या तुम इतिशा खंडेलवाल को संभाल जानते हो। खंडेलवाल तो नहीं कहते, इतिशा बोलते हैं के लिए। तो डू यू नो इतिशा, कह रहे हाँ जनाब मैंने देखा है इतिशा को। जज कहते पक्का जी देखा है, कि हाँ जी देखा है। अच्छा बताओ इतिशा की हाइट कितनी थी। अब देखा तो था नहीं, तो जनाब वो इतनी रही होगी। आर यू श्योर इतनी होगी। यहां जनाब पक्का श्योर। कि डू यू नो इतिशा एक बकरी का नाम था। तो जनाब अभी दूसरा हाथ आया कहां पे, इतनी थी हाइट, इतनी थी बस वो। सो समटाइम्स पहले हाथ आपका ऐसे आया और फिर उसको कंट्रोल करने के लिए आपने हाथ दूसरा आया। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। उसने अमिताभ बच्चन ने उस फिल्म में इस तरीके से अपने को संभाल लिया। ठीक है, हाइट पहले इतनी थी, जमीन से देखेंगे इतने 6 फीट 5 फीट हो जाएगी, 9 2.5 फीट हो गई। इसी तरीके से लॉ में कई बार आपको लगेगा ये बात खत्म हो गई। 114 में हम लोगों ने 3 बातें पढ़ी कि साहब अपील होगी, अपील नहीं करी, अपील बनती नहीं थी, CSC का रेफरेंस था तो साहब रिव्यू कर देंगे। अब इज इट सफिशिएंट, इट इज नॉट सफिशिएंट, इट इज नॉट। इसको समझिए, देखिए क्या कह रहा हूं मैं, दोबारा समझिए ये क्या है। A वर्सेस B, A वर्सेस B, you please go to the screen. A versus B, the court is C1, court is C1. This matter is being heard by the court of C1 and it passed a decree D1 against B. Now B had 2 options. He can go for appeal, he can move for review. If he wants to review, then he will have to move under section 114 order 47 rule 1, and if he wants to go for appeal, then section 96 and order 41 etc. हो गया। समझ में आ रही है आपको, हाँ ना बताइए। ये स्क्रीन पर जो लिखा आपको समझ में आया या नहीं आया, इतना समझाइए कि कोर्ट C1 है, C1 ने एक डिक्री पास की है D1, और ये जो डिक्री है B के अगेंस्ट है, और B के पास कितने ऑप्शंस है। नाउ ही कैन गो फॉर द रिव्यू, ही कैन गो फॉर द अपील, एंड इन सम टाइम्स देयर थर्ड ऑप्शन रिवीजन का भी होता है। सो रिवीजन की बात भी कर लेते हैं, चलिए रिवीजन भी मान लेते हैं। अभी ऐसे मानते हैं कि अब हम लोग केवल यहां पर आते हैं, तो रिव्यू में सेक्शन 114 तो है ही है। 114 ने आपको 3 मैटर बताए, अपील बट नॉट प्रेफर्ड, नो अपील एंड CSC का मैटर, हाँ है ना। लेकिन कहने इज इट सफिशिएंट। बी ने कहा, बी ने एक एप्लीकेशन लगाई। मान लीजिए C1 जो है, C1 मैडम अंजलि है, C1 कोर्ट में अंजलि ढींगरा इज द सिविल जज। अब मिस्टर बी आए, बी ने कहा मैडम यू हैव पास द डिग्री, हाँ डिग्री पास किया मैंने। नो आई एम ब्रिंगिंग ए रिव्यू पिटीशन, हाँ बताइए रिव्यू एप्लीकेशन क्या बताइए। मैडम अब अंजलि कहती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टर बी और वकील साहब ऑफ बी प्लीज सेटिस्फाई दिस कोर्ट, इस कोर्ट का समाधान कीजिए। व्हाई दिस रिव्यू इज मेंटेनेबल, व्हाई शुड आई हियर दिस, बिकॉज जनरल रूल इज व्हाट, ऑर्डर 20 rule 3. It says once I have signed it, once I have pronounced the judgment, it is beyond my control. How can I review? If you want that I should rehear this matter, I should review this, then you will have to satisfy this court why your review petition should be entertained or maintainable. How it is maintainable? तो जनाब इसमें क्या बात है, 3 बातें हैं। इन माई केस अपील बनती है, बट मैंने अपील नहीं की, मैं रिव्यू में आ गया आपके सामने, क्या बहुत बढ़िया। या आप देख लीजिए मेरे अपील में नो अपील का मैटर है, नो अपील, तो आपको रिव्यू सुनना पड़ेगा कि बहुत बढ़िया वकील साहब। और या थर्ड मैटर आ गया आपका CSC का रेफरेंस आ गया कि जनाब इन तीनों मैटर में किसी ना किसी एक मैटर फिल करता है, इसलिए आपको मेरा रिव्यू पिटीशन तो सुननी ही पड़ेगी। तो जज साहब अंजलि ढींगरा ने कहा कि सर वकील साहब आपने भी यही लगाया है, आप अभी यहां पर नहीं आए हैं। देयर आर सर्टेन ग्राउंड्स
there must be certain reasons when your application of review will be maintainable. कह रहे मैडम है, ऐसा कहां है? तो आप गए नहीं है ऑर्डर 47 में। ऑर्डर 47 के रूल 1 को अगर आपने पढ़ा होता देन यू वुड हैव नोन द अदर रिक्वायरमेंट्स। कह रहे जनाब ये तो गलती हो गई, तो सुधारो गलती। गलती कैसे सुधरेगी? आपको ऑर्डर 47 का रूल 1 पढ़ना पड़ेगा। कैसे पढ़ना पड़ेगा? ये देखिए कि वो किस ग्राउंड पे लेकर आओगे आप, वो कौन से हालात हैं जो आप कहने की साहब रिव्यू कीजिए, एंड वो ये रहे। पढ़िए जरा। पहला, discovery of new and important matter or evidence. Please see this. Please see this. Read it very carefully. From the discovery of new and important matter or evidence, कौन सा, which after the exercise of due diligence was not within his knowledge or could not be produced by him at that time degree passed out. ये बात कि जनाब there is a discovery of new and important matter. इस केस में एक ऐसा न्यू एविडेंस आया है सामने जो पहले मुझे पता नहीं था। Despite due diligence, please don't ignore this word due diligence. आफ्टर द ड्यू डिलिजेंस मतलब मैंने पूरी सावधानी बरती थी, मेरी नॉलेज में ये फैक्ट था ही नहीं। अगर ये फैक्ट सामने होता तो फिर केस का जलवा ही कुछ और होता। सो नाउ दिस इज द केस, दिस इज द फर्स्ट ग्राउंड, डिस्कवरी ऑफ न्यू इंपॉर्टेंट मैटर। ये कोई नया मैटर हो सकता है या कोई एविडेंस हो सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज, मैं देखता हूं मिल जाए तो, this is, please see this, where decree is for the restitution of conjugal rights. Decree is for the restitution of conjugal rights. Decree is for the restitution of conjugal rights was passed and subsequently it was discovered that parties were cousins. Come on, समझ रहे हैं आप? एक डिक्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स पास की गई। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स समझते हैं? अब मैं पूछ तो सकता नहीं ऐसे ही, तो हाउ मेनी ऑफ यू, कितने लोग समझना चाहते हैं डिक्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स? प्लीज लेट मी नो। कितने लोगों को ये मीनिंग आइडिया है कि व्हाट इज द डिक्री फॉर कॉन्जुगल राइट्स? कम ऑन, हरी आप लिखिए जल्दी से। पार्टी टू मैरिज, समझ, देखिए जो अरशान भाई साहब हैं इनका निकाह हुआ नूरजहां के साथ। अब नूरजहां शादी के एक दिन तो रुकी और उस अगले दिन वो अपनी पहुंच गई मैके में। अब वो ये चिट्ठियां लिख रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं, वो आ नहीं रही। समझ रहे हैं आप? ये वहां जाते हैं, इन्होंने सारी मिन्नतें कर ली, पर नूरजहां ने कहा कि नो, आई विल नॉट कम एंड लिव विद यू नाउ। सो नाउ ही हैज ए राइट टू हर सोसाइटी, है कि नहीं है? सो ही कैन फाइल ए सूट फॉर द कॉन्जुगल राइट्स। ठीक, और जब वो डिक्री पास हो जाए, कोर्ट ये आदेश दे नूरजहां को कि हे नूरजहां, तुम जाके शहजादे अरशान के साथ रहो, तुम्हें रहना चाहिए, तुम्हें रहना होगा, तो उस डिक्री को बोलते हैं रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। आई होप कि इतना सफिशिएंट है मिनिमम एक्सप्लेनेशन से कि ये कौन सी डिक्री की बात कर रहे हैं। पति या पत्नी को यह आदेश दिया जाए कि वो अपने पति या पत्नी के साथ जाकर रहे, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, ये हो गया। तो ए डिक्री वाज पास्ड, ए डिक्री वाज पास्ड। अब लड़की कसमस आ रही है, लड़की को कहना कि नहीं मुझे नहीं जाना, नूरजहां करीब नहीं जाना। तो थोड़ा रिसर्च करते हैं कि तुम्हारी शक्ल कैसे मिलती है नूरजहां के साथ, चक्कर क्या है, कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी भी है क्या मामला, ये इतनी सिमिलैरिटी क्यों है? तो पता चला बाद में कि सब्सिक्वेंटली इट वाज डिस्कवर्ड दैट पार्टीज वर कजन्स, वो तो भाई बहन थे। अब मामला एकदम पलट गया।
तो दिस इज द डिस्कवरी ऑफ न्यू मैटर एंड देयरफॉर मैरिज वाज नल एंड वॉइड। अब अगर ये ऐसा फैक्ट है जो बाद में हुआ, डिस्कवरी ऑफ न्यू इंपॉर्टेंट मैटर और एविडेंस, लेकिन कैसा, विच डिस्पाइट ड्यू डिलिजेंस इट वॉज नॉट विद इन द नॉलेज ऑफ अरशान, अरशान को नहीं पता था इस बारे में, और देयरफॉर कुड नॉट बी प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट एट द टाइम ऑफ पासिंग ऑर्डर। जब कोर्ट जजमेंट कर रही थी, डिक्री पास कर रही थी, उसको इस बारे में नहीं पता था नूरजहां को। अब नूरजहां को पता चला। तो अब ये ध्यान रखना, तो वो जो हमने 3 ग्राउंड्स पढ़ी कि अपील, नॉट प्रेफर्ड, नॉट अपीलेबल, वो तो है ही हैं। इन एडिशन ये एक कंडीशन आ गई, you will have to prove that there is a discovery of new and important matter or evidence in this case, and not only this, यानी कि कुछ भी ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि despite due diligence it was not within my knowledge or it could not be produced before the honorable court, despite मेरा fault नहीं है, beyond fault बात है ये। तो if the court is convinced then it can be maintainable, it can be allowed then। तो let me know, बात समझ में आई है आपको? तो ये ग्राउंड आपको समझ में आ रही है, कंडीशन समझ में आ रही है, हाँ है ना? कम ऑन, हरी अप। अब डोंट गो फॉर अंजलि की वो है ना, हम लोग तो कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मुझे वरना फिर अंजलि को ढूंढना पड़ेगा, अंजलि और किसी और को बनाना पड़ेगा हीरोइन, है कि नहीं है? नहीं, ढूंढना पड़ेगा। अंजलि नाम बताना कोई लड़के का, किसी का खास नाम अच्छा था, ढूंढता हूं मैं। सो प्रिंस, हाँ गुड, अरशान ने ढूंढा है, गुड। चलिए, तो ये हुई एक ग्राउंड। आई बिलीव कि आपको क्लास में समझ में आ रहा होगा। और देखिए, और इफ इट इज नॉट, सेकंड ग्राउंड क्या हो सकती है? ऑन अकाउंट of some mistake or error apparent on the face of the record। ये क्या बात हुई? एक ऐसी मिस्टेक हो गई है apparent on the face of the record। देखिए, इसको समझिए, सेकंड राउंड क्या है? एपरेंट मिस्टेक और एरर ऑन एपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड। अब ये समझिए, ये रहा सेकंड ग्राउंड क्या है कि बताइए मिस्टर बी, रिव्यू क्यों होना चाहिए? अब पहली वाली ग्राउंड नहीं है आपके पास कि न्यू एविडेंस, न्यू मैटर की बात नहीं कर रहे हैं आप कह रहे हैं मैडम देयर इज ए मिस्टेक और एरर एपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड पे। देखिए आप, इट इज वेरी मच विजिबल, इतनी बड़ी गलती है, सामने ही दिख रही है। देखिए, व्हाट इज व्हाट एपरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड मींस इट इज एविडेंट। अब ये क्या है? अगर वो गलती है, वहां पर कोई एक मिस्टेक हो गई है, एरर है, तो दो बातें हैं, ध्यान रखना। इसको आपने ऐसे पढ़ना पड़ेगा, ये देखिए, इसको समझिए इस तरीके से। प्लीज गो टू स्क्रीन नाउ। दो शब्द हैं, एरर, एरर एपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, एरर होनी चाहिए। और एरर कैसी होनी चाहिए? विच इज एपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड। आई बिलीव कि आप समझ में आ रहा होगा। एक तो होना गलती, एक होना गलती, और एक होना एकदम विजिबल गलती। देखिए, इस लाइन को पढ़िए, ये एरर ध्यान कर लेना, फैक्ट की भी हो सकती है, लॉ की भी हो सकती है। नो एरर कैन बी सेड टू बी एन एरर apparent on the face of record if it is not self evident and requires an examination or argument to establish it। very fine, very good। समझिए इसको क्या है। क्या कह दिया, समझिए। ये हम बात कर रहे हैं apparent
एरर, एक होता है एपेरेंट, सदृश्य, दिख रहा है सामने, एक है कि ढूंढनी पड़ रही है। समझ रहे हैं बात? आपको उसके अंदर एग्जामिन करना पड़ रहा है, आर्ग्यूमेंट्स करने पड़ रहे हैं समझाने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रिंस और अंजलि की लड़ाई हो गई, दोनों दोस्त हैं, सही है। अब अंजलि ने प्रिंस की पिटाई कर दी बुरी तरीके से, सही है, और कपड़े उपड़े फटे हुए हैं, एक दो स्क्रैच लगे हुए हैं। तो अगर प्रिंस आपसे आके शिकायत करता है कि देखो मुझे अंजलि ने पीट दिया, सुताई कर दी, तो आप क्या कहेंगे? इज इट अपेरेंट और नॉट? कुछ एकदम दिख रहा है ऊपर सामने से, हाँ है ना, बताइए, है कि नहीं है? सही है। तो ये तो हुआ अपेरेंट, सही है। अब इसको उल्टा कर दीजिए, अब प्रिंस का नंबर आया, अब अरशान बड़ा खुश है कि कोई और तो सामने आया आज। अब प्रिंस ने अंजलि के साथ इसके इस तरीके से बहुत तेजी से बाल खींचे कि इसको पेन बहुत हुआ, परेशान बहुत हुई, लेकिन जब शिकायत करने गई तो आप क्या कहेंगे? हाँ बताओ क्या हुआ, दिख तो नहीं रहा। नो, शी विल हैव टू आर्ग्यू, शी विल हैव टू एस्टैब्लिश कि गौर से देखो, कुछ रेडिश मिलेगा रूट्स पर, कुछ एक आध बाल टूटे मिलेंगे। आपको वो माइन्यूटली एग्जामिन करना पड़ेगा कि हाँ वाकई में शी वॉज ड्रैग्ड बाय हेयर्स और नॉट। सो एक तो है फटे हाल, प्रिंस पिटा हुआ, कपड़े फटे हुए, एपेरेंट है, दिख रहा है कुछ गलत हुआ है। एक है अंजलि को कुछ प्रूव करना पड़ रहा है कि देखो मेरे यहां पे सूजन है, यहां पर ये है, और फिर आपको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा, प्रॉपर मेडिकल एग्जामिनेशन कराना पड़ेगा। तो वो जो दोनों में हुआ, एक में है एपेरेंट है, द फैक्ट्स आर एपेरेंट, एंड इन दैट केस फैक्ट्स आर नॉट एपेरेंट बट देयर आर फैक्ट्स, गलतियां हैं बट वो एपेरेंट नहीं है, प्राइमा फेसाई दिख नहीं रही है। तो आई बिलीव कि आपको एपेरेंट वर्ड का मीनिंग समझ में आया होगा कि व्हाट इज द यूज ऑफ द एपेरेंट, और जब मेंस में लिखेंगे आप तो आपको एपेरेंट का मीनिंग को समझाना चाहिए। तो मुझे बताइए एपेरेंट समझ में आया नहीं आया? हाँ है ना, कम ऑन। तो यू गॉट इट। सो जनाबे अली, अब ये हुआ कि नॉट ओनली इट्स एरर शुड बी एरर बट इट शुड बी एपेरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड। And then next is what? Any other sufficient reason, कोई अन्य sufficient reason हो इस बारे में। तो ये है थर्ड कंडीशन। दिस इज व्हाट द थर्ड, एनी कोई अन्य इस sufficient reason हो, लेकिन वो ऐसे इससे एनालॉगस होना चाहिए, इसके होना चाहिए। तो these are the 3 additional conditions which are required to be fulfilled before you establish that this review application is maintainable or not। तो आपको तीन वो ग्राउंड्स मिले, कब कब आपको राइट मिलता है रिव्यू का। एक बात, जब अपील अलाउड है बट यू हैव नॉट प्रेफर्ड द अपील। सेकंड इज व्हाट, देयर इज नो प्रोविजन ऑफ अपील। थर्ड है रेफरेंस ऑर्डर ऑफ CSC, एंड दीज आर, एंड you will have to prove that there was a discovery of new and important matter of evidence, or on account of some mistake or error, कैसी, apparent on the face and or for any sufficient reason। तो ये आपको प्रूव करना पड़ेगा। तो मुझे समझ में आना चाहिए, आपको आया नहीं आया बताइए, come on। then he may apply for review of the judgment to the court which passed the decree or made the order। बोलो है ना। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। देखिए मेरे दिल की इच्छा यही है कि बस कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होना चाहिए जो पैसों की वजह से पढ़ ना पाए। बस इस मिशन में प्लीज हेल्प मी एंड शेयर दीज वीडियोस। इन वीडियोस के बारे में, इस विधि एकेडमिक चैनल के बारे में सबको बताइएगा, एंड आप खुद भी बहुत सिंसियरली से पढ़ते रहिएगा। अगला वीडियो पढ़िए। थैंक यू वेरी मच।